हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मुकेश मैथ पे। और मैं हूं मुकेश सर। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आप लोग से प्रॉमिस किए थे कि हर एक दिन आपके पास वीडियो पहुंचेगा। लेकिन मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरा तबीयत ख़राब हो जाने के कारण आपको 15-20 दिन से कोई वीडियो आपके पास नहीं जा रहा है। तो मैं आप लोग से अब वादा करता हूं कि अब लगातार डायरेक्ट वीडियो आपके पास जाएगा, क्योंकि अब मेरा तबीयत ठीक हो गया। तो चलिए, मैं क्या आपको बताने वाला हूँ आज और क्या क्या चीज़ आपके पास पहुँचाने वाला हूँ, वो तमाम चीज़ों के बारे में डिटेल हम लोग जानेंगे। सबसे पहले, हर एक दिन आपको सेट का सलूशन मिलेगा, जो एसके झा का जो आपका जो ग्रुप डी सेट का है। तो आपके पास अगर वो बुक है तो आप वहाँ से सेट मार सकते हैं, और जो भी क्वेश्चन में डाउट होगा आप डायरेक्ट वीडियो यहाँ से यूट्यूब पे देख लीजिएगा। हर एक दिन आपका एक एक सेट का सलूशन आपके पास पहुँचेगा। आज पहला सेट आप लोगों के सामने है। 25 क्वेश्चन का आपका रहेगा मैथ का, जो पूरा एक क्वेश्चन को आपको सॉल्यूशन दे देंगे। तो आप इस चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो आप जुड़ जाइए, क्योंकि फ़ायदा होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और उसके बाद प्लस में हर एक चैप्टर से जो मोस्ट सिलेक्टेड क्वेश्चन होगा, जो एग्ज़ाम में आने वाला होगा, हर वो सवाल को हर चैप्टर वाइज आपके पास देंगे, ताकि आने वाला समय में जो ग्रुप डी का एग्ज़ाम है वो आप अच्छा से क्लियर कर पाएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सेट है और क्वेश्चन नंबर हम लोग एक एक करके स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, पहला सेट का ये जो मैथ का जो सेशन स्टार्ट है वो क्वेश्चन नंबर आपको 46 से स्टार्ट है, 46 से। तो आपका क्वेश्चन नंबर सबसे पहला यानी कि 46 नंबर क्वेश्चन आपके सामने। चलिए देखिएगा और ध्यान दीजिएगा। क्या है सवाल, आप देख सकते हैं बोर्ड पे, और मैं आपको पढ़ के दिखा देता हूँ। रहमानपुर गांव का इस समय जनसंख्या 625 है। यदि प्रति वर्ष जनसंख्या में 4% वृद्धि अपेक्षित है तो दूसरे वर्ष के अंत में अपेक्षित संख्या क्या है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस सवाल का बनाने का कई मेथड है। हालांकि मैं आपके पास ऑप्शन भी रख देता हूं। यहाँ पे ऑप्शन आपके पास है 766, और ऑप्शन बी है 667, एंड ऑप्शन सी है 676, एंड ऑप्शन डी है 677। तो सवाल में कहा गया है कि रहमानपुर की इस समय जनसंख्या 625 है। मतलब वर्तमान में जो इस समय जनसंख्या, इस समय कहने का मतलब वर्तमान में जो वर्तमान में जनसंख्या है वो 625 है। और आपसे बोला गया है कि हर साल जनसंख्या में 4% का क्या होता है, वृद्धि होता है। यानी कि पहला साल भी 4% जनसंख्या बढ़ेगा, दूसरा साल भी 4% जनसंख्या बढ़ेगा। तो एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कि अगर कोई भी नंबर, ये 50 एक नंबर लिखा हुआ है, और इसमें अगर आपको 10% बढ़ाने के लिए कोई बोलेगा कि आप इसमें 10% क्या कीजिए, इंक्रीज कर दीजिए। तो अगर आप इसमें 10% बढ़ाना चाहते हैं तो 50 का 10% निकालिएगा। तो 50 का 10% कितना आएगा, 5 आएगा। तो इसमें 5 बढ़ाने के लिए बोला है, तो 10% बढ़ाने के लिए बोलेगा। इसका 10% 5 है, यानी कि 5 बढ़ा दिए तो ये कितना हो जाएगा, 55। एक तो तरीका ये है कि आप किसी भी नंबर में 10% 20% इंक्रीज कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि अगर 50 में 10% बढ़ाने के लिए आपको बोला है, तो दुनिया के कोई भी नंबर, हर वो एक नंबर अपने आप में कितना परसेंट होता है, 100% होता है, 100% होता है। अगर आपको 10% बढ़ाने के लिए बोलेगा तो सीधा 10% आपको बढ़ाना है, तो कितना कर दीजिए, 110 कर दीजिए, क्योंकि संख्या अपने आप में कितना रहा होगा, 100%। और 10% बढ़ाने के लिए बोला है तो संख्या जो भी है वो अपने का कितना परसेंट हो जाएगा, 110% हो जाएगा। परसेंट को हटाएंगे, नीचे में 100 लेकर आइएगा। 0 से 0 आपको क्या हो जाएगा, कट की, यानी कि आपका जो आंसर आने वाला होगा 11×5 कितना आएगा, 55 आएगा। तो यहाँ से भी वही चीज़ आने वाला है, यहाँ से भी वही चीज़ आने वाला है। तो आपसे बोला है कि वर्तमान में जनसंख्या कितना, 125 है, और हर साल 4% का वृद्धि होता है। मतलब पहला साल भी 4% बढ़ा होगा, दूसरा साल भी 4% बढ़ा होगा, क्योंकि दूसरा साल के अंत में पूछ रहा है, लास्ट में। तो 4% बढ़ेगा। तो एक तो तरीका ये है कि इसका 4% निकाल कर जोड़ते जाइए, वो थोड़ा टफ हो जाएगा। डायरेक्ट इस सवाल को आप क्या करिए, 625 अपने आप में 100% होगा,
4% बढ़ा है पहला साल तो 104 हो जाएगा, 104% यानी 104% है तो 100। फिर दूसरा साल भी 4% बढ़ा है तो पुनः कितना हो जाएगा 104/100। हालांकि सेम साल आपका सेम बढ़ेगा, हर साल आपका सेम प्रतिशत वृद्धि आएगा, तो आप डायरेक्ट इसको स्क्वायर भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। तो चलिए इसको काटा पीटी मचाएंगे तो आप कैसे काट दीजिएगा, 25 चको 100 कट जाएगा और ये 26 चको 104, पुनः ये 25 चको 100 कट जाएगा और 26 चको 104। देखिए 25 का स्क्वायर होता है 625, तो 25 गुना 25 625 से 625 कट जाएगा और 26 का स्क्वायर कितना होता है 676। यानी आपका इस सवाल का जो उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए अगले सवाल की ओर है, अगला सवाल आप देखिएगा। चलिए अगला सवाल आपके सामने है और ऑप्शन भी दिया हुआ, हालांकि आपको ऑप्शन तो क्वेश्चन में ही पता चल रहा होगा, हम देखने के लिए ऑप्शन यहाँ पर लिख दे रहे हैं। सवाल बहुत ही बेहतरीन है, क्वेश्चन नंबर 47 ध्यान दीजिएगा। कहता है कि एक परीक्षा में 40% छात्र अनुत्तीर्ण हुए, यदि अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या 240 है तो परीक्षा में भाग लेने वाले छात्रों की कुल संख्या क्या है। सवाल में ये बोला है कि एक परीक्षा में 40% विद्यार्थी है जो फेल हो गया। आप इस चीज को गौर करिएगा कि जो भी स्टूडेंट परीक्षा में बैठा हुआ होगा वो टोटल जो स्टूडेंट होगा अपने आप में कितना परसेंट होगा, 100%। और आपसे सीधा सवाल में बोला है कि 40% जो स्टूडेंट है फेल हो गया। 40% क्या हो गया बाबू, फेल हो गया। 40% स्टूडेंट है जो फेल हो गया। तो आप बताइए कि टोटल अगर स्टूडेंट 100 होगा उसमें से 40% स्टूडेंट फेल हो रहा होगा तो पास कितना हो जाएगा, तो पास कितना हो जाएगा। तो आप बताइए कि सर कि 40% अगर फेल हो रहा तो 60% क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। 60% क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। और सवाल में दिया हुआ है कि अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या 240 है तो परीक्षा में भाग लेने वाले कुल संख्या, मतलब जो छात्र फेल हुआ है उसका टोटल संख्या 240 है। टोटल कितना, 240 है। हालांकि इसका कोई यूज नहीं था, पास का आप नहीं भी निकालते तो भी सवाल क्या होता, बन जाता। हम लोग कंपेयर करते हैं रियल डाटा को रियल डाटा से, ठीक है। जो भी रेशियो का मान या परसेंटेज का मान या फ्रैक्शन का मान रहता है उसको हम नीचे लिखते हैं और जो नियत राशि होता है उसको हम लोग कहाँ लिखते हैं, ऊपर लिखते हैं। सवाल में बोला है कि टोटल जो फेल किया गया है वो स्टूडेंट 240 है और यहाँ प्रतिशत के अगर हम कंडीशन से देखें तो फेल किया गया स्टूडेंट कितना, 40 है। और आपसे पूछा कि एग्जाम में कितना स्टूडेंट भाग लिया है, तो जो भी निकालना रहेगा उसको हम गुना करके लेकर आएंगे। यानी कि परीक्षा में भाग लेने वाला टोटल 100 स्टूडेंट, यानी कि आपको 100 यूनिट का मान लेकर आना। इसको काटा पीटी में चाहिएगा तो 4 छक 24, यानी इस सवाल का जो उत्तर होगा 600 होगा। बस खत्म। अगले सवाल की ओर है, अगले सवाल देखिएगा। चलिए इसको इरेज कर दे रहे हैं। देखिए अगला सवाल आपके पास लिखा हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 48, साधारण ब्याज की दर से एक राशि 15 वर्ष में दुगनी हो जाती है। साधारण ब्याज की दर से एक राशि 15 साल में दुगनी होता है। सवाल में लगभग कुछ नहीं दिया हुआ है, आपको सीधा कोई डाटा नहीं मिलेगा, आपको रहेगा कि सवाल नहीं बन पाएगा, लेकिन बहुत आसान से सवाल बना सकते। कहता है कोई भी राशि 15 साल में कितना गुना हो जा रहा है, दुगनी हो जा रही। तो आप इस चीज को गौर करिए, बोला कि कोई भी राशि 15 साल में दुगनी हो जाए, तो राशि तो कुछ रहा होगा ना। राशि अगर 5 है तो 15 साल में 10 हो जाएगा, राशि अगर 15 है तो 15 साल में 30 हो जाएगा। मतलब कोई भी राशि रहा होगा वो 15 साल में कितना हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा। कोई भी राशि अगर दुगुना हो जाता है तो उसको हम अमाउंट बोलते हैं। मतलब 10 रुपया लगाएं और वो 15 हो गया या 20 हो गया तो उसको हम लोग अमाउंट बोलेंगे, मिश्र धन बोलेंगे। तो बोला है कि कोई भी राशि 15 साल में दुगुना हो जाता है, तो राशि को हम कितना मान लिए, 1 मान लिए। और ये 15 साल में कितना गुना हो गया, 2 गुना हो गया, 2 गुना हो गया। हालांकि आप राशि को कुछ भी लेट कर सकते हैं, 1 भी मानिए 2 भी मानिए, डजंट मैटर, कोई बात नहीं है।
तो अगर राशि को हम 1 मानते हैं तो ये हो जाता है कितना, 2 हो जाता है। ये मूलधन हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा, मिश्रधन हो जाएगा। और आप बताइए कि अगर कोई भी सवाल में अगर डाटा में मूलधन दिया हो रहे, मिश्रधन दिया हो रहे, समय दिया हो रहे, तो क्या आप दर नहीं लेकर आ जाइएगा। सबसे पहले आप ब्याज निकाल लीजिए। ब्याज क्या होता है, तो मिश्रधन माइनस मूलधन को ब्याज कहते हैं। तो यहाँ से आपको ब्याज आ जाएगा, SI आ जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट। तो 2 रुपया मिश्रधन है, 1 रुपया मूलधन है, घटा देंगे तो 1 रुपया क्या आ गया, ब्याज आ गया। आपसे पूछा गया है क्या, आपसे दर पूछता है, तो दर बराबर क्या आप इतना सा नहीं जानते कि दर बराबर ब्याज गुने 100 बटे मूलधन गुने समय होता है। तो दर बराबर ब्याज गुने 100, ब्याज कितना 1, ब्याज गुने 100 और बटे मूलधन गुने समय, मूलधन आपका कितना है 1 है, और समय आपके सामने कितना साल दिखा, 15 साल। यानी जो दर आ जाएगा वो 15 छक 90, 6.2/3%। यानी इस सवाल का जो उत्तर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। इस सवाल का जो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। खत्म। बस इतना सा आपको काम करना है। अब बने रहिए इस वीडियो में, अभी कहीं जाना नहीं है। आप देखिए पूरा सेट का आपको सोल्यूशन मिल जाएगा, टोटल क्वेश्चन का 25 का 25 का। चलिए अगले सवाल पे चलिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 49 नंबर। कहता है यदि 20 व्यक्ति एक काम को 180 दिन में पूरा करता है तो उसी काम को 40 दिन में पूरा करने के लिए कितने व्यक्ति को आवश्यकता है। हालांकि ये सवाल कंपाउंड प्रपोर्शन का है और बहुत आसान है। इसका एक फॉर्मूला होता है MDH बटे W1, ये 1 सबका होता है, बराबर MDH बटे W2, इधर 2 वाला होता है। आप इस पे बैठा दीजिए, ये महिला पुरुष या तो चेन रूल वाला हर सवाल इस पे क्या होता है, बन जाता है। बस आपको इतना ही सवाल में ध्यान रखना है कि जो वर्क है, जैसे खाना खाना वर्क है, कितना केजी, मानते हैं हम 5 केजी चावल खाएं तो 5 केजी मेरे लिए वर्क हो गया। दीवार बना रहे हैं, दीवार 100 मीटर लंबा दीवार बनाए तो वो मेरा क्या हो गया, वर्क हो गया। या किसी भी काम को कर रहे हैं, वो हम कितना काम किए वो क्या हो गया, वर्क हो गया। जैसे कि सवाल में आपको बोला कि 20 व्यक्ति एक काम को 180 दिन में कर रहा है, यानी कि 20 गो आदमी होगा, एक काम को कितना दिन में कर रहा है, 180। यानी कि जो वर्क है उसको सिर्फ नीचे रखना, एक काम बोला है, कितना काम बोला है, एक काम। यानी 20 जो आदमी है वो 180 दिन में एक काम करता है। तो आपके इसके साथ रिलेशन एक आएगा। तो आपसे पूछा कि 40 दिन में पूरा करने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। यानी इसी काम को 40 दिन में करना चाहता, काम सेम है, इसी काम को 40 दिन में करने के लिए कितना व्यक्ति की आवश्यकता होगा, तो आप एक सिलेक्ट कर लीजिएगा। बस और कुछ नहीं, बहुत आसान सवाल है, कुछ करना आपको है नहीं। ये 20 आदमी एक काम को 180 दिन में करता है, तो उसी काम को 40 दिन में करने के लिए कितना व्यक्ति की जरूरत होगा। हालांकि आप काटा पीटी मचा दीजिएगा, 20 से काटिएगा 20 दूनी 40 और ये 90 से काटिएगा 9 दूनी 18, यानी कि उसी काम को 40 दिन में करने के लिए 90 व्यक्तियों का आवश्यकता होगा। और इस सवाल का जो उत्तर होगा कितना होगा, 90, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। बस खत्म। इतना सा काम आपको करना होगा। अगर कोई भी सवाल आपको डाउट हो जाता है तो आप कमेंट में लिख दीजिएगा, हम अगले सेट जब सॉल्यूशन करेंगे तो वहाँ पे मैं आपको बता दूंगा, अच्छे से फिर से रिपीट कर दूंगा। चलिए जैसे कि आप देख रहे हैं 50 नंबर सवाल। कहता है 624 रुपया के 3 मित्रों के बीच 1/2, 1/3, 1/4 के अनुपात में बांटे गए हैं, तो तीसरे मित्र का हिस्सा क्या होगा। ये बंटवारा का सवाल है और 624 रुपया को बांटा गया है 3 मित्र में, एक ए है और एक बी है और एक सी है, 3 मित्र। किस रेशियो में बांटा गया है, तो लिखा गया है कि 1/2 अनुपात, 1/3 अनुपात और 1/4 अनुपात में बांटा गया है। हालांकि आपके सामने ऑप्शन भी दे देता हूं मैं। ऑप्शन है 156 रुपया, 144 रुपया, 190 रुपया और 180 रुपया। और आपसे जो पूछा गया है वो ये है, कहता है कि तीसरे मित्र का हिस्सा लेकर आइए। तीसरे मित्र मतलब किसका हिस्सा पूछ रहा है, सी का हिस्सा। तो अगर आप लोग रेशियो पढ़े होंगे तो रेशियो में एक चीज़ आप सीखे होंगे,
कि अगर कोई भी राशि या किसी भी प्रकार का रेशियो फ्रैक्शन में दिया रहता है तो वो उचित अनुपात नहीं रहता है। तो फ्रैक्शन से हटाने के लिए हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, तरीका होता है कि फ्रैक्शन से हटाने के लिए हम इसमें किसी भी नंबर से गुना करें ताकि नीचे वाला फ्रैक्शन क्या हो जाए, हट जाए। तो हम लोग एक उपाय जानते हैं कि नीचे वाला फ्रैक्शन से हटाने के लिए हम ऐसा नंबर से गुना करेंगे ताकि ये 2, 3, 4 का क्या हो जाएगा, एलसीएम। यानी सीधा तौर पे मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि रेशियो को फ्रैक्शन से हटाने के लिए नीचे वाला के सारा का एलसीएम लेके सारा में क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो 2, 3, 4 का एलसीएम कितना होगा, 12 से गुना कर दीजिए। यानी यहाँ पर आ जाएगा 6 अनुपात, यहाँ पर आ जाएगा 4 और यहाँ पर आ जाएगा 3। इन्हें अब जो पैसा का बंटवारा है ये फ्रैक्शन में ना करके सीधा तौर पे मैं कैसे करूँगा, ऐसे। यानी ये को कितना पैसा मिलेगा, 6 रुपया, बी को कितना मिल रहा होगा, 4, और सी को कितना मिल रहा होगा, 3। सवाल के अनुसार बोला गया है कि टोटल जो पैसा का बंटवारा हुआ है वो 624 रुपया है। सवाल के अनुसार दिया गया है नियत राशि जो है, फिक्सेस अमाउंट जो है वो लिखा गया है कि 624 रुपया को बांटा गया है। और हम लोग यहाँ से देखेंगे, कंपेयर करेंगे रेशियो का मान, उसको हम लोग नीचे लिखते हैं। जो नियत राशि उसको ऊपर लिखेंगे और जो उससे कंपेयर करेंगे वो नीचे लिखेंगे। तो टोटल पैसा 624 रुपया बांटा गया। और यहाँ से सवाल में ए बी सी में अगर देखा जाए तो टोटल कितना बांटा गया, तो 6, 4, 10 और 10 और 3 कितना, 13 बांटा गया। और आपसे पूछा गया है कि आप लेकर आइए सी का हिस्सा लेकर आइए। तो सी का हिस्सा कितना, 3, तो 3 से आप क्या करिए, गुना। हालांकि इस सवाल को आप काटिएगा तो 13 चौको कितना हो जाएगा, 52, और 13 चलोत्तर से मतलब 48 मरतबे कट जाएगा। और 48 या 100 कितना होता है, 46, सॉरी 48 या 144। यानी इस सवाल का जो उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। बस खत्म, इतना सा काम आपको करना था। हालांकि आप लास्ट में ऐसे भी आप यूनिट डिजिट से भी मार सकते हैं। देखिए सवाल को पूरा नहीं सोल्व किया जाता है, मान लेते हैं बड़ा रहता है, डायरेक्ट 48 में 3 से गुना करना है, 8 या 24, मतलब आंसर वही होगा जिसका लास्ट का डिजिट का 4 होगा। एक ही आपका ऑप्शन पॉसिबल, लास्ट का डिजिट का 4। बस खत्म, इतना सा आपको काम करना था बस। आइए अगले सवाल की ओर है, और अगला सवाल आपका 51। देखिए 51 में कहता है निम्नलिखित में से न्यूनतम कौन सा है। हालांकि आपको दिया गया है कि 7:15 लिखा हुआ, तो उसको हम लिख सकते हैं 7 बटा कितना, 15। फिर उसके बाद लिखा हुआ 15 बटे कितना, 23, और एक लिखा हुआ है 17 बटे 25, और एक लिखा हुआ है आपको 21 बटा 39। अब आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से न्यूनतम कौन है। न्यूनतम कहने का मतलब इसमें से कौन सा रेशियो सबसे छोटा है, कौन सा फ्रैक्शन सबसे छोटा है। तो आप देखिए एक चीज, हालांकि क्वेश्चन नंबर 51 है, आप देख लीजिएगा। सबसे पहले आप इसको कैसे बनाइएगा उस चीज को केयर करिए, पहले चीजों को समझिए। अगर 5 बटा 6 लिखा हुआ है और यहाँ पे 7 बटा 8 लिखा हो रहा, आपसे कोई बोले कि इसको कैसे आप चेक करिए कि कौन बड़ा होगा कि कौन छोटा है। तो एक तो तरीका है कि आप इसको भागा देकर आप चेक कर लीजिए कि भागा देने के बाद ये कितना आ रहा है और ये कितना आ रहा है, वहाँ से आप बड़ा छोटा को पता कर सकते हैं। और एक डायरेक्ट तरीका मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कि आप सीधा क्या करिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए। 8 बचे कितना होता है, 40, और इधर से इधर में करिएगा तो 7 6 कितना होता है, 42। यानी इसको गुना किए तो आपको 42 आया, और ये क्रॉस किए तो कितना है, 40 आएगा। तो अगर जो बड़ा रहेगा, जैसे यहाँ पर आपको क्या आ गया, 40 और ये 42, यानी ये 42 बड़ा है 40 से, इसका मतलब 7 बटा 8 जो होगा वो 5/6 से क्या होगा, ग्रेटर होगा, यानी कि बड़ा होगा। अगर ये 40 42 से छोटा है, मतलब ये है कि 5/6 जो है 7/8 से क्या होगा, छोटा होगा। तो बस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके आप क्या करिए, चेक कर लिए। हालांकि आप एक चीज़ और यहाँ पर एक और एग्जाम्पल ले रहे हैं। मानते हैं 9 बटे यहाँ पर लिखा हुआ है 10, और यहाँ 11 बटा 12। कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो डायरेक्ट 12 नमक कितना होता टोटल से, यानी 108, और यहाँ से करेंगे 11 दहा कितना, 110,
मतलब ये है कि 110 बड़ा है, इसका मतलब 11/12 जो होगा वो 9/10 से क्या होगा, बड़ा होगा। बस खत्म। इतना सा आपको क्या करना है, काम करना है। चलिए तो आइए इसमें तो 4 गो पार्ट लिखा हुआ है, 4 गो फ्रैक्शन में दिया, तो कैसे चेक करेंगे, तो चेक करते चलिए आराम से। पहले किसी भी 2 को आप उठा लीजिए, कोई भी, या तो ये वाला को लीजिए, कहीं से भी आप किसी 2 को आप उठा सकते हैं। आपसे पूछा है कि सबसे छोटू कौन है, सबसे क्या छोटू कौन है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। आइए अगर गुना करते हैं 13 में 7 से, तो 23 7 कितना से हो जाएगा, 61 से, 63 61 से। और 15 में 15 से गुना करें 225। आप बताइए ये 161 है, 225 है, मतलब ये इससे बड़ा है। और आपसे जो पूछा गया है कि छोटा कौन है, तो अगर ये इससे बड़ा है तो ये तो कभी आंसर हो नहीं सकता है, क्योंकि आपका जो सवाल में पूछा गया है कि सबसे छोटा कौन है, और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये इससे बड़ा है, तो ये तो कभी आंसर पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ये इससे बड़ा है तो ये आंसर नहीं होगा। ये हो सकता है या तो और 2 को नंबर बचा हो उसमें से कोई हो सकता है। अब ये नंबर को इसके साथ कंपेयर करेंगे, तो 25 से 7 में गुना करेंगे तो 25 7 75 होगा, यानी 175। और 15 से 17 में गुना करेंगे तो भाई बोलिए 15 से 15 में ही गुना करने से 225 आता है, तो 15 में 17 से गुना करें तो जाहिर सी बात है कि 225 से ज़्यादा आएगा, मतलब ये 225 जो है 175 से ज़्यादा है। और आपसे छोटू पूछ रहा है, तो जब ये फ्रैक्शन इससे बड़ा है तो ये तो आंसर कभी हो ही नहीं सकता है, आंसर ये होगा, नहीं तो फिर एक और नंबर वो बचा हुआ है। तो अब इसके साथ फाइनली चेक करेंगे और उसमें जो छोटा रहेगा वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। आइए चेक कर लीजिए। आइए अगर आप इसको गुना करिए कितना से, 39 से 7 में गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा, 7 चौको 28, 280 से थोड़ा सा कम आएगा। और 15 में 21 से गुना करिएगा तो 15 में 21 से गुना करिए तो ये बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। आप देखिए 15 में 15 से गुना करें 225 आता है, और फिर 15 में कितना 7 से करना, तो 15 से 45 यानी कि 300 समथिंग आएगा। तो ये भी जो है 7/15 से बड़ा है, मतलब एक ही आपका ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर जो भी है बुक में दिया हुआ, क्या दिया हुआ ऑप्शन नंबर 7/15, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका क्या हो जाएगा, आंसर। यानी सबसे छोटा फ्रैक्शन क्या होगा, 7/15। हालांकि इसका और एक तरीका डिफरेंसेस है, तो अभी आपको थ्योरी उसको देना पड़ेगा तब समझा पाएंगे, अभी आपको बताएंगे तो ज़्यादा लेट हो जाएगा। चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला सवाल डिफरेंसेस से हम लोग अगला सवाल को इसको भी कर सकते थे अंतर देखकर। 51 के बाद 52 पे आ जाइए। चलिए देखिए सवाल आपके सामने होगा, बहुत आसान सवाल है। 750 सेब में से 30 सेब सड़े हुए हैं, तो सही हाल में कितने सेब हैं? आप बताइए। 450 गो सेब है, जिसमें से 30% जो सेब है सड़ा हुआ है, 30% जो सेब है क्या है, सड़ा हुआ है। तो आप बताइए कि हर वो नंबर अपने आप में 100% होता है, और उसमें से 30% जो सेब है सड़ गया, तो अच्छा सेब कितना बच रहा होगा, 70%। यानी कि 70% जो भी होगा वो कैसा सेब होगा, अच्छा सेब होगा, अच्छा सेब होगा। तो 450 का 70% आप निकाल लीजिए, 10% आ जाएगा 45, और 70% मतलब 7 से गुना करेगा 4.5 कितना हो जाएगा, 350 या 305। यानी आपका जो आंसर बन रहा होगा वो 315 यहाँ पर बनेगा। इसका 70% 315 आएगा। आप देख लीजिए 450 का 70% आप निकालेगा, परसेंटेज को हटाइएगा 100 आ जाएगा, 0 से 0, ये 0 0 खत्म। 45 से 7 में गुना करेगा, 7 5 35 के 5, 7 चौको 28 और 3 कितना 31, 315 खत्म। हालांकि डायरेक्ट भी निकाला जा सकता है, परसेंटेज में डायरेक्ट निकालने के लिए बताया हूँ कि एक अंक के बाद डेसिमल देंगे तो 10% का मान आ जाएगा। तो 10% का मान कितना हो गया, 45। तो 7% का मान, 70% का मान लाना। जब 10% का वैल्यू 45 है तो 70% का लाने के लिए कितना से गुना कर देंगे, 7 से गुना कर देंगे, 7 से गुना कर देंगे। हालांकि ऑप्शन में भी एक नज़र आप अगर दौड़ाइएगा तो ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन एक बहुत बेस्ट चीज़ है बाबू, ऑप्शन को भी थोड़ा सा जरूर दिमाग में रख कर चलेगा। ऑप्शन से भी सवाल को बहुत ईजिली, कैलकुलेशन ज़्यादा हमको नहीं करना पड़ता है।
आप बताइए आंसर वही होगा जिसका यूनिट 7×5 ऑप्शन ये भी खत्म ये भी खत्म। आप बताइए 45 में 7 से गुना करिए, जाहिर सी बात है 7 चक 28 280 से ज्यादा ही आने वाला है, ये 125 है, तो एक ही आपको ऑप्शन पॉसिबल होगा, आपका ऑप्शन नंबर कौन डी, बस खत्म। तो ऐसे सवाल को उड़ा सकते हैं। अगले सवाल, चलिए आपको लिखा हुआ है रेकरिंग का सवाल आ गया है 53 नंबर 53 नंबर में लिखा हुआ है कि 0.41 पे आपको क्या है रेकरिंग है, 1 पे रेकरिंग है 1 पे, और आपसे पूछ रहा है कि बताइए इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या है। आपके सामने ऑप्शन में 37/90 है, ऑप्शन बी में 41/100 है, एंड ऑप्शन डी में 41/90 है, और ऑप्शन डी में 36/100 है। ये 4 ऑप्शन दिए हैं। फ्रैक्शन में होते कि रेकरिंग का एक नियम है कि अगर कोई भी संख्या रेकरिंग में दिया हुआ रहता है, आवर्त में रहता है, तो अगर एक अंक पे रेकरिंग है तो आप रेकरिंग हटाइएगा तो एक अंक पे रेकरिंग है ना तो नीचे में 1 9 आपको आएगा। अगर 2 अंक पे रेकरिंग है तो नीचे में 2 गो 9 आएगा, और 3 अंक पे रेकरिंग है तो नीचे में कितना 9 आएगा, 3 आएगा। आप इस चीज को घूर घूर कर अगर आप देखिएगा तो एक अंक पे रेकरिंग है तो अगर रेकरिंग को हटाएंगे तो जाहिर सी बात है कि नीचे में 1 9 आना ही आना है। बताइए इसमें 100 है, ऑप्शन कहीं भी स्कोप नहीं बनता होने का। इसमें भी देखिए 9 नहीं आपको मिल रहा है, ये 100 है, तो ये भी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत होगा। तो 2 गो ऑप्शन आपके पास बचा जिसमें इसमें भी 9 है इसमें भी 9 है। दूसरा तरीका से अगर फिर आप इसको छांटना चाहें तो ये भी है कि एक अंक पे रेकरिंग है तो नीचे में 1 9 आएगा, और जिस पे रेकरिंग नहीं है उसके बदले क्या आता है, 0 आता है, यानी कि 90। यानी कि नीचे में क्या होगा, 90 90 दोनों ऑप्शन में है। अब क्या होगा, ऊपर 41 है और जिस पे रेकरिंग नहीं रहता है उसको हम लोग क्या करते हैं, घटाते हैं, मतलब 41 में से 4 घट जाएगा, तो 41 में 4 जगह 37, एक ही आपका ऑप्शन सेटिस्फाइड होगा, आपके पास ऑप्शन नंबर 1 खत्म। ये आपको 41 है, ये गलत हो जाएगा। तो इस तरह से चीज़ों को हम लोग बनाते हैं, यानी जिस पे रेकरिंग रहेगा उसके बदले नीचे 1 9 लेकर आते हैं, और जिस पे रेकरिंग नहीं रहता उसके बदले हम क्या लेते हैं, 0। हालांकि रेकरिंग का मैं इस चैनल पे अपलोड कर दिया है वीडियो, अगर आप उसको देखना चाहते हैं पूरा डिटेल में तो आप वहाँ पे भी जाकर देख सकते हैं कि रेकरिंग का कैसे है, पूरा डिटेल में पढ़ा चुके हैं। चलिए अगले सवाल पे, 53 के बाद 54 पे आ जाइए। 54 में आपको सवाल में लिखा हुआ है, हल कीजिए, लिखा हुआ है √4/3 माइनस 3/4। इसको हल करना है। हालांकि आपको ऑप्शन भी हम मैं लिख देता हूँ, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी -1/2 कितना है, 3, एंड ऑप्शन जो सी है वो 1/2 है, एंड ऑप्शन जो डी है, डी यहाँ पर लिख देता हूँ मैं 4√3 कितना 6, यहाँ डी है। और इस सवाल हालांकि कुछ जान नहीं, 1% भी जान नहीं, बहुत आसानी से आप बना सकते हैं। आपको इस सवाल को जल्दी से बनाने के लिए मेरे प्यार में, तो आप इस चीज़ को ऐसे सोचिए, √4/√3 तो क्या मैं ऐसे इसको इंडिविजुअली लिख सकता हूँ, √4 अलग और √3 अलग, क्योंकि पूरा पर रूट है, तो पूरा पर रूट है तो अलग अलग भी आप कर सकते हैं कि √4/√3 माइनस यहाँ पर भी लिख सकते हैं कितना, √3 और बटे कितना हो जाएगा, √4। अब डायरेक्ट यहाँ से क्या करिए, डायरेक्ट क्या करिए, भिन्न का घटाव यानी कि एलसीएम लेकर। लेकिन मैं आपको यहाँ से भी शॉर्ट बताया हूँ कि अगर किसी प्रकार से फ्रैक्शन ऑफ ऐड या सब्ट्रैक्ट रहे तो सीधा सीधी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कर लीजिए, यानी कि √4 से √4 में गुना करें तो कितना हो जाएगा 4, माइनस है तो माइनस, √3 से √3 में गुना करें तो कितना होगा 3 हो जाएगा। नीचे गुना करें 3 से 4 में तो रूट में, तो रूट क्या हो जाएगा 12। मतलब आपका सवाल का जो उत्तर होगा 4 में से 3 जाएगा,
1/समथिंग आएगा, √12 1/समथिंग। यहाँ से भी आप काट सकते हैं कि 1 तो कभी ऑप्शन में हो नहीं सकता है, 4 में से 3 आ जाएगा, 4 में से 3 जाए तो 1 बचेगा, माइनस भी आंसर पॉसिबल नहीं है। ऊपर में कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, जबकि यहाँ 4√3 ये भी आपका ऑप्शन पॉसिबल नहीं, तो एक ही आपका ऑप्शन सेटिस्फाइड होगा, आपका ऑप्शन नंबर सी। आप देख भी सकते हैं 1 और √12 का हो जाएगा जो वर्गमूल होगा 2√3। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं ऑप्शन एलिमिनेट पे थोड़ा सा खास करके ध्यान देता हूं ताकि आपको सवाल को पूरा नहीं सोल्व करना। आप हमसे जुड़िएगा तो हर एंगल से आप सवाल को सोचने का क्षमता मैं आपको डेवलप कराऊंगा, ताकि सवाल को जैसा सवाल है उसके उसी के अनुसार से आपको क्या कीजिए सोल्व कर दें। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है और सवाल इस प्रकार से है, कहता है यदि एक संख्या दूसरी का 2/3 है और दोनों संख्याओं का योग 60 है तो पहली संख्या का मान लेकर आइए। सवाल में बहुत सुंदर दिया है, बोला कि एक संख्या, मान लेते एक संख्या ए, एक संख्या जो है दूसरी को मान लिए बी, दूसरी का कितना है 2/3 है, 2/3 है, ये सवाल आपको दिया हुआ और दोनों का जो योग है 60 है और आपसे पूछा पहली संख्या लेकर आए। आप इस चीज को गौर करिएगा कि एक संख्या जो है दूसरी का 2/3 है, तो मैं यहाँ पर बताता हूँ कि जिसमें का लगा हुआ रहेगा फ्रैक्शन में, उसका नीचे वाला वैल्यू को ले लीजिए, उसको नीचे। जैसे कि अगर बोलेगा कि ए का हिस्सा बी का 9 कितना है 10 है, मतलब ये हुआ कि बी में का लगा हुआ तो बी का हिस्सा 10 हो जाएगा और ए का हिस्सा क्या हो जाएगा 9। इससे आप सवाल को बहुत ही इजीली आप क्या कर सकते हैं सोल्व कर सकते हैं, फ्रैक्शन में दिया हुआ भी रहेगा तो भी आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। तो आप इस चीज़ को गौर करें कि एक संख्या दूसरी का 2/3 है, मतलब दूसरी संख्या कितना हो जाएगा 3 और पहली संख्या कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, यानी कि दूसरा संख्या में का लगा हुआ तो दूसरी संख्या 3 हो जाएगा और पहली संख्या क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। सवाल में बोला कि दोनों संख्याओं का योग कितना 60 है, दोनों संख्याओं का योग 60 है और हम लोग कहेंगे तो दोनों संख्या का योग कितना है, जो भी कंपेयर करते नियत राशि को ऊपर लिखते हैं, हर बार आपको बता रहे हैं। तो दोनों संख्याओं का योग 60 है। सवाल के अनुसार देखें तो दोनों संख्या का एक है 2 और एक है 3, तो दोनों का योग कितना का 5 होगा। और आपसे पूछा कि दूसरी संख्या लेकर आए, दूसरी संख्या मतलब बी का मान कितना है 3, यानी आप यहाँ से ला सकते हैं 12 25 60 और 12 3 36, यानी इस सवाल का जो उत्तर होगा वो 36 होगा, आपका ऑप्शन नंबर बी। बस खत्म, इतना सा काम आपको करना था, कुछ इसमें ज्यादा करने का जरूरत नहीं था, डायरेक्ट मुझे माने भी सवाल हो जाता। अगले सवाल पे चलते हैं 56 नंबर पे। रमेश ने अपनी पत्नी के मासिक वेतन का 65% अपने पत्नी को अपने मासिक वेतन का 65% दिया। यदि उसकी पत्नी ने इतना प्राप्त किया तो रमेश का वेतन क्या? सीधा सवाल बोल रहा है, रमेश का जो वेतन होगा वो कितना होगा, अपने आप में कितना होगा 100%। अपने पत्नी को यानी कि वाइफ को कितना देता है, वाइफ को 65% देता है, 65%, यानी कि जितना भी कमाता है उसका 65% जो है पत्नी को देता है। तो रमेश का वेतन, इससे भी आसान सवाल कुछ हो ही नहीं सकता है। जितना भी कमाता है 100 कमाता है उसका 65% पत्नी को देता है। और सवाल में बोला कि पत्नी ने 650 रुपया प्राप्त किया। पत्नी ने कितना प्राप्त किया 650। सवाल के अनुसार पत्नी ने कितना प्राप्त किया 65 प्राप्त किया। बोला सुरेश कितना रुपया कमा रहा, तो कितना इसका इनकम है 100%, यानी कि 100 से इनकम लेना है तो कितना 100 से 65 से 65 खत्म होगा, मतलब सुरेश का जो इनकम है 1000 है, बस खत्म। तो इस सवाल का जो उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। ये भी आसान, तो लेवल 1 है तो आपको बहुत ही आसान है, धीरे धीरे आपका लेवल बढ़ जाएगा। पूरा 24 सेट है, आपको 2400 सेट का सोल्यूशन मैं यहाँ पर देने वाला हूँ। तो आगे चलते हैं, तुरंत 57 नंबर सवाल को लेते हैं और लिखा हुआ, यदि तेल का कीमत में 30% वृद्धि हो जाता है, कहता है सवाल में कि अगर तेल का कीमत में 30% वृद्धि हो जाता है तो उस परिवार में खपत को कितना प्रतिशत कम किया जाए ताकि खर्च अपरिवर्तित रहे। तो आप बताइए कि अगर तेल का कीमत में 30% वृद्धि होगा तो जाहिर सी बात है कि अगर पहले जो भी तेल खाता था अब वही तेल पैसा ज़्यादा में मिलने लगेगा, क्योंकि तेल का जो मूल्य है वो 30% क्या हो गया बढ़ गया। लेकिन वो चाहता है कि नहीं,
हम ऐसा करेंगे कि अपना जो खपत है खाने का, जो पहले तेल 1 केजी खाते थे, अब वो तेल को हम कम खाएंगे, ताकि मेरा खर्चा जो है, अगर पहले 100 रुपया खर्चा होता था तो अभी भी खर्चा 100 रुपया ही होगा। मतलब पहले 100 रुपया का तेल लेते थे तो अभी भी 100 रुपया का ही हम तेल लेंगे, लेकिन क्या करेंगे, खपत हम कम कर देंगे। पहले तेल 1 केजी खाते थे तो अब क्या कर देंगे, कम कर देंगे। तो आप बताइए कि अगर पहले तेल कितना मिलता होगा, 100 मीन पहले जो तेल का जो भी मूल्य होगा अपने आप में 100, और तेल का जो मूल्य है वो 30% क्या हो गया, बढ़ गया। मतलब जो तेल पहले 100 रुपया मिलता था वही तेल अब कितना रुपया मिलेगा, 130 रुपया में, क्योंकि तेल का मूल्य में जो तेल का जो मूल्य है उसमें 30% क्या हो गया, वृद्धि हो गया। तो आप एक चीज गौर करिए बाबू, कि पहले 100 रुपया का तेल खाते थे और अब तेल का मूल्य में बढ़ गया, इसका मतलब 130 रुपया का तेल खाना पड़ेगा। लेकिन वो कहता है नहीं, हम 130 रुपया का तेल नहीं खाएंगे, हम खपत में इतना कम कर देंगे, इतना कम कर देंगे ताकि मेरा खर्च 100 रुपया ही हो, 130 रुपया ना हो। तो आप बताइए कितना कम करेगा, 100 रुपया का 100 रुपया खाना चाहता है, लेकिन तेल में वृद्धि हो जाने के कारण 130 रुपया लगना चाहिए, तो कितना कम ही करेगा ताकि पहले इतना खर्चा रहेगा। तो बताइए 130 रुपया हो गए तो 30 रुपया कम ही करेगा तो पहले जैसा खर्चा होगा, तो 30 रुपया कमी। और कमी हमेशा कहाँ से होता है, वृद्धि से। जब भी आपको कमी वृद्धि लाना है तो मेरा कोड है कि 10 जो है 11 से कितना कम है, तो 1 कम, और कम हमेशा ज़्यादा से, परसेंटेज में लाने के लिए 100 से। तो बोलिए कितना कम है, 30 कम है, और कम हमेशा ज़्यादा से, और प्रतिशत में लाना कितना से, 100 से। अगर यहाँ पर काटा पीटी में चाहिएगा तो 3 0 से 0 कट जाएगा, यानी कि 300/13 भागा दीजिए तो कितना होगा, 13 दूनी 26 और 13 तिया 39, 23.1/13%। ये आपका क्या होगा, इस सवाल का उत्तर होगा। यानी इस सवाल का जो ऑप्शन होगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। आप ऑप्शन को सुधार लीजिएगा, वहाँ पर 23 होगा, ठीक है, गलती से लिखा, सॉरी 23 नहीं 13 होगा, और आपको ऑप्शन में गलती दिया हुआ, ऑप्शन नंबर डी में आप सुधार लीजिएगा, 23.1/13 होगा, 13 कर लीजिएगा। चलिए, तो इस सवाल का उत्तर ये होगा। हालांकि आप इस सवाल को सेकेंड रूल से भी मैं बहुत आसानी तरीका से बता देता हूँ कि जब भी ऐसा सवाल आपको दिया जाए कि चीनी का मूल्य में 10% बढ़ गया तो खपत में कितना कम करें ताकि खर्च अपरिवर्तित रहे, यानी या तो बोलेगा कि आयत के लंबाई में 20% बढ़ा दिया जाए तो चौड़ाई में कितना कमी किया जाए कि एरिया अपरिवर्तित रहे। मतलब एक चीज को बढ़ाएगा, और दूसरा कंडीशन में बोले कितना कम कर दें ताकि खर्च अपरिवर्तित रहे, या किसी प्रकार का जो वहाँ पर राजस्व पे प्रभाव पड़ता वो जो रहे वो न बढ़े न घटे, सेम रहे। तो अगर बोले कि 10% बढ़ा दिया जाए तो फिर कितना कम किया जाए ताकि खर्च अपरिवर्तित रहे। जैसा कि आप यहाँ पर देखें, बोला 30% बढ़ा दिया जाए मूल्य में तो खपत में कितना कमी किया जाए ताकि खर्च अपरिवर्तित रहे। तो सीधा आप इस तरह के सवाल में ऐसे करेगा, 30% बढ़ा रहा है, कितना परसेंट, 30%, और हम लोग 30% बढ़ाएंगे तो मूल्य तो अपने आप में 100 होगा, 30% बढ़ाएंगे तो कितना बढ़ जाएगा, 130, और प्रतिशत में लाने के लिए 100 से। ये आपको डायरेक्ट सवाल का उत्तर दे देगा। यहाँ से काटा पीटी में जाएगा तो 23.1/30% आपको क्या हो जाएगा, इस सवाल का उत्तर। तो विद इन ए सेकेंड, 3 से 4 सेकेंड का सवाल था, बहुत इजीली आप बना सकते हैं। चलिए आगे अगले सवाल पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर लिखा हुआ 58 आपके सामने दिखाई दे रहा होगा। लिखा हुआ 6.5 का ये कैलकुलेशन का है, हालांकि देख लीजिए 6.5 का 60% प्लस x बराबर लिखा हुआ है 19.8 का 1/3। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, और आपके पास ऑप्शन है 4.5, 2.7, 2.6 एंड 2.10। चलिए देखिए, ये तो आप भी सवाल को बना सकते हैं, हालांकि मैं यहाँ पर बता देता हूँ। आप इसको सॉल्यूशन करना चाहते हैं तो डायरेक्ट आप कर सकते हैं। देखिए, अगर इसको आप 3 से, डेसिमल के बारे में आप बिल्कुल चिंता नहीं करें,
कोई भी संख्या डेसिमल दे रहा है उसको डायरेक्ट काटिए, एक अंक के बाद डेसिमल हो तो एक अंक के बाद डेसिमल देना सीधा। अगर इसको काटिएगा डेसिमल 3 से तो 3 छक 18, 3 छक 18 मतलब 6.6 टाइम्स में ये कट जाएगा। अब इधर अगर परसेंटेज को आप हटाते हैं बाबू तो कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। और इसको काटिएगा तो 0 से 0 कटेगा और 3 दूनी 6 कट जाएगा, 5 दूनी 10 कट जाएगा। इसको 5 से काटिएगा तो 13 पचे 65, एक अंक के बाद डेसिमल तो एक अंक के बाद डेसिमल दी, गुना करिए तो 13 के कितना आ जाएगा 39, मतलब 3.9 प्लस x बराबर कितना होगा 6.6। यानी x का जो मान है अगर इसको उधर घटाई, इसको ले जाकर ऊपर उधर घटाइएगा तो 66 में से 39 जाएगा, 27 बचेगा, एक अंक के बाद डेसिमल है तो आपको 2.7। आपके पास जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बस खत्म। तो इतना सा काम करना था, कोई सवाल में है नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 58 के बाद 59 देख लीजिए। 59 भी इसी प्रकार से है, कुछ खास नहीं है। लिखा हुआ है 7056 यानी कि 7056 प्लस x बराबर 2400 का 24%। x का मान लेकर आना है। हालांकि आपके पास ऑप्शन 492, ऑप्शन नंबर बी 592, 372 एंड डी 588, ये 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x का मान लेकर आना है कि x का मान कितना होगा। तो सबसे पहले आप इसको देखिए, अगर इसको परसेंटेज को हटाइएगा तो क्या होगा, परसेंटेज को हटाइएगा तो क्या आएगा 100, और 100 से 100 ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। और उधर 24 गुने 24, 24 का स्क्वायर करिए तब 500 कितना होगा 76 होगा, 576। पहले इसको वर्गमूल निकालिए। सबसे पहले ध्यान इस बात को देना है कि 7056 का जो स्क्वायर रूट होगा, वर्गमूल होगा, वो कितना होगा। तो इसका जो वर्गमूल निकालने का तरीका होता है वो भी मैं पढ़ा दिया हूँ। इसका जो वर्गमूल होगा 6 है, मतलब ये है कि वर्गमूल इसका निकालने तो लास्ट में 6 कब आता है, जब 4 और 6 रह जाए। फिर अगर 2 अंक 70 के पहले अगर देखेंगे तो 8 आएगा, और 8 आएगा, और एक बढ़ा गुना करें तो छोटा है तो छोटा वाला, मतलब ये जो देख पा रहे हैं 8 है, ये 84 का स्क्वायर है। आप देख लीजिए 84 का स्क्वायर करिए 7 क्या आएगा 56 आएगा। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कितना 84, ये 84 का वर्गमूल है। तो यहाँ पर हो जाएगा 84 प्लस क्या हो जाएगा x। इधर आप देखिए तो 24 गुने 24 500 कितना होगा 76, 576। x का जो मान आएगा 84 उधर घट जाएगा। बताइए 6 में से 4 जाएगा 2 होगा, लास्ट में 2 ऑप्शन में आपको सब में लिखा हो, इसमें गलत हो जाएगा। आप घटाइएगा तब 576 में से अगर 84 घटाइएगा तो जाहिर सी बात है कि 400 समथिंग आएगा, जबकि ये 500 है। और पूरा घटा ही दीजिए, 16 में से 4 जाएगा कितना बचेगा, 6 में से 4 जाएगा कितना बचेगा 2 बचेगा, और ये बच गया कितना 7, 17 में 60 गया कितना 9। मतलब आंसर जो भी होगा उसका लास्ट में 92 होगा, और एक ही आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 खत्म। तो इस सवाल का जो उत्तर होगा वो क्या होगा 92। लेकिन मेरे प्यारे विद्यार्थी आप एक चीज़ ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ये चीज़ आपको निकालने में थोड़ा दिक्कत हो रहा होगा कि 7056 का वर्गमूल कितना होगा, स्क्वायर रूट कितना होगा। तो इसके लिए आपको किसी भी नंबर को, परफेक्ट स्क्वायर नंबर को कैसे हम वर्गमूल निकालते हैं वो चीज़ आपको पता होना चाहिए, तब इस सवाल को जल्दी आप कर सकते हैं। हालांकि मैं पढ़ा दिया हूँ, अगर देखते हैं अगर आपको वीडियो उस पर नहीं अपलोड किया गया होगा तो आपको इस टॉपिक पे वीडियो आपको अपलोड कर दें। चलिए अगला, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 60। एक टेबल और पंखे का मूल 4000 है। टेबल और पंखा को मूल को अगर मिला दिया जाए, टेबल और फैन, टेबल प्लस फैन का जो मूल है कितना 4000 है। यदि पंखे और टेबल का मूल्यों का अनुपात, यानी कि फैन और टेबल का जो मूल का जो अनुपात है वो दिया हुआ है 2:3, तो टेबल का मूल। इससे भी आसान सवाल कुछ हो सकता है? बिल्कुल नहीं। यानी कि टेबल और फैन का जो टोटल मूल्य है दोनों का वो कितना है 4000। ये नियत राशि में दिया हुआ है कि दोनों का जो कुल मूल्य है वो 4000 है। सवाल में दिया हुआ कि फैन का 2 है और टेबल का 3 है, तो टोटल टेबल और फैन का मूल्य कितना हो जाएगा 5।
5 हो जाएगा। और आपसे पूछा है किसका मूल पूछा, तो आपसे पूछा है कि टेबल का मूल्य करें। टेबल कहने का मतलब 3 से गुना, यानी कि टेबल का मूल 3 है तो 3 से गुना कर देंगे। 5 8 40 और 8 3 24, यानी टेबल का जो मूल होगा आपका आंसर कितना होगा 2400, यानी आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा ए। बस खत्म, इस सवाल का उत्तर इतना ही। चलिए 61 नंबर सवाल। 61 लिखा हुआ 5.5/2, 5.5/2 प्लस 8। देखिए ये सवाल में कोई जान नहीं है, ये हर स्टूडेंट बना लेगा। ये समय को सिर्फ बर्बाद करने के लिए एग्जामिनर देता है, ठीक है, समय को सिर्फ बर्बाद करने के लिए एग्जामिनर देता है। आप देखिए इस सवाल को कोई भी स्टूडेंट बना लेगा। हालांकि पहले फ्रैक्शन को आप हटा दीजिए, ये आपका मिक्स फ्रैक्शन हटाइए। 5 दूनी 10 और 5 कितना, इस प्रकार से लिखा हुआ है 2/5 है, सॉरी 2/5, वही तो 2/5। तो आप 5 बजे 25, अब 25 और 2 कितना 27, 27/5 हो जाएगा। अगर इसको आप हटाइएगा मिक्स फ्रैक्शन से प्रॉपर में करिएगा तो 8 चौको 32 वे कितना हो जाएगा 33 बटे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। और ये हो जाएगा छोटिया 18, 18 वे कितना 19/3। अब इसको क्या करिए सोल्व कर दीजिए, कुछ करना नहीं है। 5 4 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 5 4 3 का एलसीएम हो जाएगा कितना 60, 5 4 3 का एलसीएम 60 हो जाएगा। 5 से गुना करिए कितना होगा 12, 12 से 27 में गुना करिए तो 12 7 84 के 4, अब 12 दूनी 24 और 24 और 8 कितना हो जाएगा 32, 324 प्लस 4 से इसमें करिए तो कितना हो जाएगा 15 चौको 60 और 15 से 33 में गुना करेगा तो 15 से 33 में गुना करिए तो कितना हो जाएगा 16 तिया 48, यानी कि 495 और माइनस 3 से इसमें करिए तो 20 तिया 60 और 20 तिया 60 हो जाएगा। और 19 से 20 से गुना करिए तो 19 दूनी कितना हो जाएगा 38, 380। यानी आपका जो भी आंसर होगा इसको जोड़ दीजिए और फिर इसको घटाइएगा। अगर जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 324 में 495 जोड़ी तो 5 4 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। और ये 9 और 2 कितना हो जाएगा 11 के 1, और ये 4 और 3 7 7 1 8, 819 में से 380 आप क्या करिए घटा दीजिए बटा कितना 60। हालांकि यहाँ से ऑप्शन भी आप देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं ऑप्शन किस अनुसार से दिया हुआ है। तो हर ऑप्शन में आपको थोड़ा इसको सोल्व करना ही पड़ेगा पूरा, तो मैं यहाँ से यहाँ लिख देता हूँ। ओके चलिए 819 में से 380 जाते कितना बचेगा 9 में से 0 गया 9, 11 में से 8 गया कितना हो जाएगा 3, और ये 7 में से 3 गया कितना बचेगा 4, यानी कि 439/60। 60 से भागा दे कितना मरतबे लगेगा तो 6 7 42, यानी कि 7 पूर्णांक समथिंग आएगा। और वो एक ही आपको ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर किस में सी में। हालांकि पहला भी है तो 1/3 नहीं पॉसिबल है। 6 7 अगर 42 करते हैं तो 19 आएगा 420, यानी कि आपको 7.19 बटा कितना होगा 60, यानी आपका ऑप्शन नंबर कितना सी खत्म। तो ये सवाल में कोई जान नहीं था, बस कैलकुलेशन था। जितना जल्दी आप कैलकुलेशन कर सकते उतना जल्दी आपको आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 62। किसी अर्धवृत्त का परिमाप 36 सेंटीमीटर है। अर्धवृत्त का जो परिमाप है वो 36 सेंटीमीटर है और आपसे पूछा है कि क्षेत्रफल क्या होगा इसका। तो आप बताइए अर्धवृत्त का परिमाप अगर 36 है तो पहले आपको अर्धवृत्त का परिमाप आना चाहिए। तो अर्धवृत्त का जो परिमाप होता है वो होता है r × 2 + पाई, r × 2 + पाई। आप नहीं जानते तो याद रखिएगा अर्धवृत्त का परिमाप जो होता है r × 2 + पाई होगा। तो ये अर्धवृत्त का परिमाप हो गया r × 2 + पाई, और सवाल में अर्धवृत्त का परिमाप दिया हुआ 36। तो यहाँ से रेडियस का मान लेकर आ जाएगा। पाई का मान होगा कितना 22/7, 22/7 रखिए बराबर कितना हो जाएगा 36। 7 दूनी 14 और 14 22 कितना हो जाएगा 36, यानी r × 36 बटा कितना हो जाएगा 7 बराबर 36। 36 36 कैंसिल होगा, r का जो वैल्यू आ जाएगा 7 आ जाएगा। और जब r का वैल्यू 7 हो जाएगा तो आपसे पूछा एरिया क्या हो जाएगा। तो एरिया आपको पता होता है πr², 22/7 और r² करें तो 7 गुने कितना हो जाएगा 7, 7 से 7 खत्म होगा 22 7 84,
यानी कि अगर पूरा वृत्त रहता तो आपका एरिया कितना होता है 154, लेकिन अर्धवृत्त है तो अर्धवृत्त है तो हाफ कर दिया, यानी इस सवाल का जो उत्तर होगा 77 होगा, खत्म। यानी आपको ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कहाँ गया, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बस खत्म। इतना सा काम आपको करना था। चलिए आगे। बासठ के बाद 63 कहता है एक रेलगाड़ी की लंबाई 150 मीटर है तथा चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा, 600 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगेगा। कहा गया कि एक रेलगाड़ी है और जिसका लंबाई कितना है 150 मीटर है। एक रेलगाड़ी है जिसका लंबाई 150 मीटर है और इसका जो चाल है वो दिया हुआ है 50 किलोमीटर प्रति घंटा। और आपसे पूछा कि 600 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, 600 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, कितना मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है, 600 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितना देर में पार कर जाएगी। हालांकि आपके सामने सवाल का जो ऑप्शन है 50 सेकेंड, 55 सेकेंड, 64 सेकेंड एंड 54 सेकेंड। आप एक चीज़ ऑब्जर्व करिए कि अगर कोई रेलगाड़ी किसी व्यक्ति को या किसी बिजली के खंभे के पोल को या किसी नगन वस्तु को या किसी स्टोन को पार करता है तो उस रेलगाड़ी द्वारा तय की गई जो दूरी होता है खुद का अपना लंबाई होता है। और जब रेलगाड़ी किसी लंबे वस्तु को जैसे प्लेटफॉर्म को, सुरंग को, स्टेशन को, नदी को, पहाड़ी को, ये तमाम चीज़ को लंबे वस्तु को पार करता है तो उसके द्वारा तय की जो दूरी होता है अपना लंबाई तो होगा ही होगा प्लस प्लेटफॉर्म का लंबाई भी होता है। यानी इस रेलगाड़ी द्वारा जो तय की दूरी होगा वो अपना लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म का लंबाई, यानी अपना लंबाई 150 और प्लेटफॉर्म का लंबाई 600, यानी कि दूरी बराबर हो जाएगा 600 150 750 मीटर। तो आपसे पूछ रहा है कि बताइए समय कितना सेकेंड में ये पार कर जाएगी। तो समय बराबर दूरी बटे क्या होता है चाल, और चाल आपको दिया हुआ 50 किलोमीटर पर घंटा। समय बराबर दूरी बटा चाल होगा और दूरी क्या होगा अभी जस्ट बताएं कि इसके द्वारा तय की दूरी अपना लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म का लंबाई। समय बराबर दूरी बटे चाल, चाल कितना 50। लेकिन इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा कि ये मीटर में है और ये जो चाल है वो किलोमीटर पर घंटा में है। तो पहले आप यूनिट को सेम करिए, अगर ये मीटर में तो इसको ही मीटर पर सेकंड में करिएगा। तो छोटू में गुना करने के लिए यानी मीटर पर सेकंड में गुना करने के लिए 5/18 से 18 ऊपर चला जाएगा। काटा पीटी मचाइएगा तो कितना 0 से 0 कट जाएगा और ये 5 से कटे 5 × 5 = 25 और 25 × 3 = 75। यानी इस सवाल का जो आंसर होगा 18 × 3 = 54, आपका ऑप्शन नंबर डी। हालांकि 54 इसकी इस ऑप्शन में दिया हुआ ऑप्शन नंबर डी में, यानी इस सवाल का उत्तर कितना होगा 54 सेकेंड। यानी 54 सेकेंड में ये जो रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म को क्या हो जाएगी पार कर जाएगी। चलिए अगले सवाल पे। पुनः रेकरिंग का सवाल आ गया मेरे प्यारे विद्यार्थियों। 64 लिखा हुआ 0.2956 इस पे रेकरिंग दिया गया और इसको बोला P/Q के रूप में लिखिए। ऑप्शन देखिए आपके सामने 2956। देखिए कैसे हम ऑप्शन से एलिमिनेट करेंगे। ऑप्शन से पहले प्रयास करते हैं 2927/9900 एंड ऑप्शन नंबर डी 2956/1000। हालांकि ऑप्शन नंबर डी में नन ऑफ दीज दिया हुआ है। देखिए आपको जस्ट बताएं थे कि अगर एक अंक पे रेकरिंग रहेगा तो आप नीचे में 1 गो 9 लेकर आइए, 2 अंक पे रेकरिंग रहे 2 गो 9 आएगा। यहाँ पर आप देखिए कि 2 अंक पे रेकरिंग है तो नीचे में तो 2 गो 9 आना ही आना है। इसमें देखिए एक भी 9 नहीं, ये ऑप्शन गलत, खत्म। इसमें भी एक भी 9 नहीं, ये भी आपका ऑप्शन गलत। तो इसमें 2 गो 9 है तो एक ही आपका ऑप्शन चांस है कि ये आंसर हो सकता है, लेकिन ये भी तो पॉसिबल होगा कि नन ऑफ दीज भी हो सकता है। तो अगर यहाँ भी ऑप्शन दिया रहता है और अगर ये भी ऑप्शन को छाड़ देते हैं तब तो डायरेक्ट ऑप्शन लगा लेते हैं, लेकिन
लेकिन यहाँ से आप 100% नहीं कह सकते कि ये आपका ऑप्शन चाहिए, तो आपको थोड़ा और आगे जाना पड़ेगा सवाल को बनाने के लिए। तो आइए, 2 अंक पे रेकरिंग है तो नीचे 2 गो 9 आएगा, और 2 अंक पे रेकरिंग नहीं है तो उसके लिए 2 गो 0 आएगा। अब ऊपर 29 कितना लिखेंगे 56, और जिस अंक पे रेकरिंग नहीं है उसको क्या करते हैं घटाते हैं, तो इसमें से 29 घटा देंगे, तो 2956 में से अगर 2900 घटाइएगा तो 2900 कितना बचेगा 27, यानी 2927 बटा 9900, यानी आपका इस सवाल का जो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। खत्म। तो ऑप्शन नंबर सी बी है, ऑप्शन नंबर बी, यानी ऑप्शन नंबर बी है जो करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 65 में कुछ जान नहीं है, -4/5 का क्या लिखा हुआ है Q, और आपके पास ऑप्शन लिखा हुआ 64/125, ऑप्शन नंबर बी 64 कितना 25, और ऑप्शन नंबर डी -16/125, और ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज है। आप इस चीज़ को गौर करिए कि अगर कोई भी नंबर माइनस में रहेगा और माइनस में अगर रहता है और उस पे ऑड पावर देते हैं, ध्यान इस बात को रखिएगा, अगर माइनस पे ऑड पावर आप दीजिएगा ऑड, तो हर हाल में जो आंसर आएगा वो निगेटिव में ही आएगा। और माइनस पे अगर -1 या कोई भी नंबर रहे, अगर माइनस पे इवन पावर दीजिएगा तो हर हाल में जो आंसर आएगा क्या चीज में आ जाएगा, पॉजिटिव में आएगा। तो इस चीज को आप गौर करिए कि -4/5 का क्यू है, क्यू कहने का मतलब ये ऑड है, तो आंसर जो भी है वो निगेटिव में रहा होगा, तो ये निगेटिव नहीं, ऑप्शन आपका ए खत्म होगा, और ये भी निगेटिव में, यानी आपका ऑप्शन बी भी खत्म होगा। खत्म। ये निगेटिव में तो जरूर है, लेकिन -4 का अगर क्यू करते हैं तो हर हाल में 64 आएगा, जबकि ये 16 है, तो आपका ऑप्शन ये भी गलत होगा। तो एक ही आपका ऑप्शन सेटिस्फाइड होगा, वो नन ऑफ क्या होगा, दीज होगा। बस खत्म, इतना सा काम करना। सवाल को पूरा नहीं सोल्व किया जाता है, ये मैं आपको हर बार बताता हूँ। 66 नंबर 66 में कुछ है नहीं, 106 गुने 106 -94 गुने 94, और ऑप्शन छोड़िए नहीं लिखते हैं, सीधा क्या करना है कि 106 गुने 106 है तो 106 का क्या करिए होल स्क्वायर, -94 गुने 94 तो 94 का आप होल स्क्वायर कर दिए। एक फॉर्मूला होता है बाबू कि A² माइनस B²। अगर इस डाटा पे किसी भी चीज को सेट करिएगा तो फॉर्मूला इस प्रकार से ले लेगा A + B और इंटू A - B। तो आप इस चीज को घूर घूर कर देखिएगा तो देखते के साथ दिमाग में आपको घंटा बजेगा कि क्या ये जो चीज है क्या A + B इंटू A - B पे नहीं सेट किया गया है। देखिए तो A² माइनस B², यहाँ भी 106 का होल स्क्वायर -94 का होल स्क्वायर, मतलब ये बिल्कुल उस चीज को इस डाटा पे सेट किया गया है। तो डायरेक्ट इसका फॉर्मूला A + B इंटू A - B, A + B करेंगे तो 106 प्लस कितना हो जाएगा 94, और A - B करेंगे तो 106 में से 94 घट लिख ही देते हैं ताकि आप लोग तकलीफ ना, हालांकि 8 आएगा, 106 माइनस कितना हो जाएगा 94, 106 और 94 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 200 आ जाएगा, और गुना 106 में से अगर 94 को घटाएंगे तो 12 आ जाएगा 12, और 12 दूनी कितना 24, यानी इस सवाल का जो उत्तर होगा 24 होगा। बस खत्म, इतना सा काम आपको करना था। मिटा दे। हालांकि इस सवाल को और आसान से बनाया जा सकता था। आप देखिए ऑप्शन को अगर देखिएगा तो 2004 है, ऑप्शन को देखिएगा तो 2400 है। ऑप्शन को एक बार जरूर आप देखिएगा बाबू। देखिए आप इस सवाल को और आसानी से बना सकते थे। देखिए यहाँ पर जो भी आंसर होगा इसका यूनिट डिजिट 6 छक 36 6 होगा, और यहाँ पर भी यूनिट डिजिट कितना होगा 4 चौको 16 6 होगा। मतलब इस सवाल का जो भी आंसर होगा 6 में 6 होगा 0, मतलब इस सवाल का जो भी आंसर होगा जिसका यूनिट डिजिट कितना रहा होगा 0, इसका यूनिट 4 है ये भी खत्म होगा, इसका यूनिट 4 ये भी नहीं होगा, इसका यूनिट डिजिट 6 ये भी नहीं होगा। तो एक ही आपको ऑप्शन नंबर बी नजर आ रहा है जिसका यूनिट डिजिट 0 है। बस खत्म, यानी इस सवाल का जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। तो आप इस तरह से भी सवाल को सोल्व कर सकते थे।
चलिए 66 के बाद आइए। $67 नंबर। एक व्यापारी कुछ सामान 150 रुपया में खरीदता है। यदि अतिरिक्त खर्च 12% है और 10% लाभ कमाना चाहता है। एक व्यापारी है जो 150 रुपया में सामान को खरीदा, यानी कि उस सामान को खरीदने में 150 रुपया लग गया, लेकिन बोल रहा है कि 12% उस पर अतिरिक्त खर्च हुआ, मतलब उस सामान को या लाने में या पैकिंग कराने में या किसी भी तरह से उस सामान पे 12% और खर्चा हो गया। तो 150 में तो लिया और 12% इस पे और खर्चा हो गया, तो बताइए इसका 12% कितना हो जाएगा? तो इसका 12% होगा 18। आप देख सकते हैं 10% हो जाएगा 15 और 2% है 3, यानी 15 3 18। आप निकाल भी सकते हैं, अगर परसेंटेज का आपको ज़्यादा ज्ञान नहीं है तो इस प्रकार से निकाल भी सकते हैं। 0 से 0, 15 पर रही 180, 180 बटा 10, 0 से 0 खत्म 18। हालांकि इतना आपको करना नहीं था, ऐसे करिए तो आपको बहुत ज़्यादा वक्त लग जाएगा। तो इसका 12% अतिरिक्त खर्च हो, मतलब 18 रुपये और खर्चा हो गया, यानी इस सामान को खरीदने में टोटल खर्चा हुआ 100 कितना 68 रुपया, यानी ये सीपी हो गया। अगर सामान को हम खरीदते हैं और जितना रुपया खर्चा होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सीपी, यानी कॉस्ट प्राइस, यानी क्रय मूल्य। तो सामान को खरीदें कितना में? 168 में, और अब वो चाहता है कि मैं 10% लाभ कमाने के लिए कितना में बेच देंगे। तो 10% लाभ कमाना चाहता, तो सीधा बात आप इसको ऐसे ही बना सकते हैं कि बोलिए 168 में खरीदा और 10% लाभ कमाना चाहता है, मतलब इसका 10% जितना भी होगा उतना ज़्यादा में बेचेगा, यानी जितना प्रतिशत लाभ कमाएगा उतना ज़्यादा में बेचेगा। तो इसका 10% कितना हो जाएगा? तो 168 का 10% हो जाएगा 16.8, यानी 10% लाना, एक अंक के बाद डेसिमल देंगे, एक अंक के बाद डेसिमल देंगे, 16.8 आएगा। जोड़ दीजिएगा 8, 8 से 14 के 4, 6 1 7 7 1 8, यानी इस सवाल का जो उत्तर होगा 184 रुपया 80 पैसा, यानी आपको ऑप्शन नंबर बी खत्म। तो इस सवाल का उत्तर, हालांकि ऐसे भी कर सकते हैं कि 168 रुपया क्रय मूल्य है और हम लोग क्रय मूल्य कहेंगे तो कितना हो जाएगा 100, क्योंकि क्रय मूल्य अपने आप में कितना होता है 100। क्रय मूल्य का तुलना क्रय मूल्य से। 10% लाभ लेना चाहता है तो 10% लाभ यानी कितना बेच देगा? 110 में। जितना परसेंट लाभ लेना चाहता है उतना ज़्यादा में, क्रय मूल्य अपने आप में 100 होगा, 10% लाभ लेना चाहता है यानी 110 में बेचेगा। 0 से 0 काट दीजिए, 11 से गुना कर 11 8 88, 11 6 कितना होगा? 11 8 88 के 8 हाथ में 8, 11 6 66, 66 और 8 कितना होगा? 74 के 4, 74 के 4 और 11 कम 11, 11 7 कितना होगा? 18, एक अंक के बाद डेसिमल, 184 रुपये कितना 80 पैसा खत्म। तो इस सवाल को ऐसे भी आप बना सकते हैं। चलिए 67 के बाद 68 पे आ जाइए। चलिए 67 के बाद 68 पे आ जाइए। एक पंसारी किस अनुपात में प्रति किलो 15 रुपया 20 रुपये की दर से मिलाए ताकि इतना हो? ये एलिगेशन का सवाल है मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि एक पंसारी है जो एक 15 रुपये प्रति केजी चावल है और एक 20 रुपये प्रति चाय पत्ती है, इसको किस रेशियो में मिलाया जाए ताकि मिश्रण का जो मूल्य है वो 16 रुपये 50 पैसा। ये एलिगेशन का सवाल है। एलिगेशन में कहता है कि अगर कोई भी दो चीज़ को मिलाने के बाद एक मिश्रण का वैल्यू आता है वो हमेशा बीच में रखते हैं। मतलब ये हुआ कि 15 रुपया वाला चाय को 20 रुपये के साथ मिलाया और मिलाने के बाद जो मिश्रण आया वो 16 रुपये 50 पैसा आ गया। तो आपसे पूछा है कि दोनों प्रकार का जो चाय है किस रेशियो में मिलाया गया। तो इसका अंतर इधर, इसका अंतर इधर करने से पता चलता है कि दोनों प्रकार का जो चाय है वो किस रेशियो में लेकर मिलाया गया। तो इसको अंतर करिए तो कितना होगा 3.50 और इसको अंतर करिए तो कितना होगा 1.50। पॉइंट से पॉइंट खत्म होगा, 0 से 0 काटिएगा तो 7 पचे 35, 3 पचे 15। इस सवाल का जो उत्तर होगा 7:2 कितना होगा 3, यानी कि 7:3 खत्म। तो अब यहाँ पे से एक सवाल है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप इस चीज़ को बना लीजिएगा। बैटरी लो हो गया मोबाइल का। तो चलिए मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, और अगले वीडियो में आपको बताने वाला हूँ सेकंड चीज़।
सेकंड कहने के बाद इसका सेकंड सोल्यूशन कल आपको हर एक दिन आपको एक एक वीडियो मिलते जाएगा। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हर चीज़ आपके सामने पहुँचे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत, थैंक यू।